हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। आज हम क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू डिटरमिन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। किसी एक जगह पे आप जम्मू में खड़े खड़े, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, अगर उस जगह पे आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये बहुत ही इजी है, ये सब चीजें डिस्कस करूंगा और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा अच्छे से। चलिए बेटा क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू डिटरमिन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बाय लोकेटिंग न्यूट्रल पॉइंट्स। अब पहली चीज ये क्लियर करूंगा न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं। उससे पहले ये सब काम करने के लिए मान लीजिए आपका मन कर रहा है, आप अपने घर पे बैठे हैं, यहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करें, तो आपको किस किस एपरेटस की जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी बेटा एक बार मैग्नेट की, एक कंपास की, और साथ ही साथ एक डिप सर्कल की। डिप सर्कल ना हो तो आप कंपास को भी डिप सर्कल बना सकते हैं। कंपास को जब हम यूज करते हैं तो उसका प्लेन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। इसमें मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है। इसी को उठा के अगर आप ऐसे कर दोगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखोगे, पहले मान लीजिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, हमारी कंपास इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, दिस इज नॉर्थ साउथ। तो इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। अब यहीं पे इस कंपास को उठा के इस तरह से रख दो, इसका प्लेन वर्टिकल कर दो। नाउ द नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, और इसकी कैलिब्रेशन कर देना। जब इसको ऐसे रखोगे उठा के, तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, इस तरह की कैलिब्रेशंस कर दोगे तो आप कंपास को ही एज अ डिप सर्कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो फंडामेंटली दो चीजें चाहिए, एक बार मैग्नेट, एक कंपास। हाँ, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिकॉज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। मान लीजिए आपको इनमें से कोई एक वैल्यू नहीं पता, लेट अस से डायपोल मोमेंट नहीं पता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो वो भी इस फॉर्मूले में रिलेटेड है। कोई एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी आप डिटरमिन कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आप डायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का, और इसकी शेप रॉड की तरह ही होती है, एक बार मैग्नेट की। किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट, जो उसके सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द रॉड, इस रॉड के अबाउट अगर इसको रोटेट कराना हो तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ml² अपॉन 12। m इज द टोटल मास, l इज द टोटल लेंथ। हालांकि बार मैग्नेट की टोटल लेंथ को हम ट्वाइस l लिखते थे, वहां l क्या थी, हाफ लेंथ। अगर हाफ लेंथ गिवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इस फॉर्मूले में जब l की वैल्यू पुट करनी है तो टोटल लेंथ ml² अपॉन 12। तो मास डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, लेंथ डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं आप मीटर स्केल से भी। ml²/12 से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्टली मिल जाएगा। डायपोल मोमेंट, जब मार्केट से आप मैग्नेट लेकर आते हैं तो डायपोल मोमेंट उस पर लिखी होती है, इस बार मैग्नेट की डायपोल मोमेंट इतनी है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर आपको नहीं पता तो आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, उनकी हेल्प से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसके बी की वैल्यू हमें पता होगी। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को ऑसिलेट करवाएं और एक स्टॉप वॉच रखें, उसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मेजर करें। एक बार डिस्टर्ब कर दें, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस से आपने 100 ऑसिलेशंस का टाइम मेजर कर लिया, ताकि एरर कम हो इसलिए कह रहा हूं 100, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 100 कर देना उसको, तो आपको एक ऑसिलेशन का टाइम, दैट इज टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड का रिलेशन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। अब देखिए इसमें से I की वैल्यू आपको पता है, B की वैल्यू पता है, T की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर ली स्टॉप वॉच की हेल्प से, तो क्या आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। इसी रिलेशन की स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूं तो ये रिलेशन आ जाएगा। बाद में B को उठा के यहां ले आइए, T² को नीचे ले जाओ। आई एम सॉरी, आपको m चाहिए था, m को उठा के यहां ले आइए और T² को नीचे ले जाइए। सो m का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई² I अपॉन b इंटू T²। तो अगर डायपोल मोमेंट नहीं भी पता तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डायपोल मोमेंट डिटरमिन कर पाएंगे। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे। सबसे पहले हमें लोकेट करने हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं,
न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। एक ऐसा पॉइंट जिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जीरो हो, और जीरो इसलिए ना, ऐसा नहीं है कि वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नहीं है, वहां मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, बट वो सारे मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसल आउट कर रहे हैं। और अगर आप अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कोई मैग्नेटिक फील्ड हो ना हो, बट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा, उससे तो आप बच नहीं सकते। सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वहां पे होगा। तो इसका मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किसी दूसरे फील्ड ने कैंसल आउट किया ताकि उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जीरो हो जाए। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक बार मैग्नेट लेना है। क्या आपको याद है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट की जाती हैं? इसी एक्टिविटी के दौरान आपको यह भी बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट की हम कैसे प्लॉट करते हैं। एक एक्टिविटी आपने पहले भी की है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, किसी वुडन बोर्ड के ऊपर आप बार मैग्नेट को प्लेस करें, उसके आसपास आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करें, टैप करें उसको, थोड़ी देर के बाद वो आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप में खुद को अलाइन कर लेंगी, तो वहां से शेप मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बट डायरेक्शन तब भी पता नहीं चलेगी कि वो इधर से इधर आ रही है कि इधर से इधर जा रही है। हाँ, अगर आपको पता है ये नॉर्थ पोल है, फिर तो आप श्योर हो सकते हैं कि वो इधर से इधर ही आएगी। आपको याद है ना, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज करती हैं और ये साउथ में जाकर एंटर करती हैं, ठीक है। विद इन द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं, राइट। और बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डायपोल मोमेंट की होती है, और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। जैसे इस केस में फिलहाल डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो बोर्ड पे दिख रही है नीचे से ऊपर की ओर दिख रही है, तो यहां पे देखो, अगर इस पॉइंट पे इस लाइन की मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन ये आ रही है। सो बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब बात करते हैं ये फील्ड लाइंस हम प्लॉट कैसे करते हैं। इसका एग्जैक्ट तरीका, एक अच्छा तरीका, एक बार मैग्नेट लीजिए और एक छोटी सी कंपास लीजिए। सपोज मैं ये कंपास यहां पे रखता हूं, इस बार मैग्नेट के पोल के पास कंपास रखिए। आप देखेंगे कंपास किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट कर रही है। कंपास की एरो का जो टिप है दैट इंडिकेट्स नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, और जो टेल है दैट इज साउथ पोल। अब ये मैग्नेटिक नीडल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। ये नीडल बहुत छोटी होती है, अगर आपने लैब में देखी होगी कंपास तो। अब ये अपने आप को कहां अलाइन करेगी, ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगी, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। फिर क्या कीजिए, जहां पे इसकी टिप है वहां पे आप पेंसिल से या पेन से एक डॉट लगाइए और इसी कंपास को उठा के इस डॉट के आगे दोबारा प्लेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये कंपास इस तरह से रेस्ट कर रही है। जब ये इस तरह से रेस्ट कर रही है, इसके आगे एक डॉट मार्क करें, इस कंपास को उठा के यहाँ लेकर आ जाएं। अब आप देखोगे ये कंपास ऐसे रेस्ट कर रही होगी, फिर यहाँ पे एक डॉट मार्क करें, फिर इसके आगे रखें कंपास। तो इस तरह से अगर आप चलते जाओगे, फिर यहाँ डॉट, फिर यहाँ डॉट लगाया, कंपास इसके आगे रखी, तो आप देखोगे कंपास इस तरह से डायरेक्शन बदलती जा रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे ये अपने आप को अलाइन कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल। इस तरह से जब आप चलते हुए जाओगे तो आप इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजीली प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको समझ आया बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे प्लॉट करते हैं। वैसे ही अगली बार कंपास उठा के यहां रखना, फिर यहां वो एक फील्ड लाइन इधर से मिलेगी, एक इधर से मिलेगी, इस साइड से भी आप फील्ड लाइंस प्लॉट कर सकते हो। बाकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करके तो हम देख चुके हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं कि आप किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले आप एक कंपास लीजिए, कंपास को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखो। मान लीजिए आपने हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा तो कंपास इस डायरेक्शन में अलाइन होगी, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ है। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। कंपास का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करता है। हालांकि ये कंपास नहीं है, बार मैग्नेट है। मैं बात कर रहा हूं अगर यहां आपने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये ऐसे है, आपने कंपास रखी, कंपास ने आपको बताया ये डायरेक्शन ज्योग्राफिक नॉर्थ है। क्यों? क्योंकि कंपास की ये वाली टिप नीडल की इस डायरेक्शन की ओर अलाइंड होगी। हाँ, जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां मैग्नेटिक साउथ होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहां पे कंपास की टेल जहां पे होगी वहां ज्योग्राफिक साउथ है लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ है, राइट। समझ आई बात। तो आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक कंपास रखी, कंपास ने जो डायरेक्शन आपको बता दी नॉर्थ साउथ, अब आपने वो डायरेक्शन मार्क कर ली और उसी डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट रख दिया। एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर आपने एक बार मैग्नेट रखा, राइट।
अब आप बार मैग्नेट की जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, बट यहां पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका टारगेट है न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करना। अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है, अभी बताया था जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। हमने देखा हर पॉइंट पे जब हम कंपास रखते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये खुद को अलाइन करती है। किस डायरेक्शन में अलाइन करती है? ये अपने आप को अलाइन करती है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंपास छोटी सी बार मैग्नेट है, इसको फील्ड में रखते इस पे टॉर्क एक्ट करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की, मतलब थीटा जीरो बनाने की। तो ये अपने आप को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन करेगी ये कंपास हर एक पॉइंट पे, राइट? ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी जगह पे फील्ड ही नहीं है, मान लो यहां पर एक ये पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, और जब आप बार मैग्नेट को इस तरह से रखोगे कि बार मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ को पॉइंट कर रहा है और साउथ ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, तब पक्की बात है ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये आपको कहां मिलेगा? इक्वेटोरियल लाइन पे। इस साइड पे भी एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और इस साइड पे भी एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? रीजन पे मैं आता हूं। अगर मान लीजिए आपको पहले से पता है कि ये न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे मिलने वाला है, तो आपने बार मैग्नेट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी इक्वेटोरियल लाइन। अब आप कंपास और कहीं नहीं रखोगे, बस यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे। जब आप कंपास यहां रखोगे तो आप देखोगे ये इस डायरेक्शन में अलाइंड है, यहां रखोगे इस डायरेक्शन में, थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे, थोड़ा सा टिल्ट होगी, चेंज होगी। एक ऐसी स्टेज आएगी कि इस न्यूट्रल पॉइंट पे अगर आप कंपास को ऐसे रखोगे तो ये ऐसे रेस्ट करेगी, थोड़ा रोटेट कर दोगे ऐसे तो वहीं रेस्ट करेगी, थोड़ा रोटेट कर दोगे तो इस तरह से। मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर टेंडेंसी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करे। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां फील्ड जीरो है और कंपास अपने आप को अलाइन करती है फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग। अगर फील्ड ही नहीं है तो कंपास किसके अलोंग अलाइन करेगी? किसी के अलोंग। तो कंपास को अगर आपने ऐसे रखा तो नीडल ऐसे रहेगी, ऐसे रखा तो ऐसे रहेगी। जिस डायरेक्शन में रखोगे कंपास उसी डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। इसकी कोई टेंडेंसी नहीं होगी कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रेस्ट करे। गॉट इट? तो आपको इक्वेटोरियल लाइन पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे कंपास को आप अगर वो ऐसे रेस्ट कर रही है तो ऐसे रहेगी, आपने घुमा के ऐसे कर दिया तो ऐसे रहेगी, घुमा के ऐसे किया तो एक ही फिक्स डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। पक्की बात है वो पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। वो पॉइंट अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो इसका मतलब यहां पे इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या क्या है? एक तो अर्थ का फील्ड होगा, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा क्या चीज होगी यहां पे? इस बार मैग्नेट का फील्ड। तो पक्की बात है बार मैग्नेट का फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। टोटल फील्ड नहीं बल्कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि कम इसको बार मैग्नेट को हमने कैसे सरफेस पे रखा है? हॉरिजॉन्टल पे। हो सकता है नेट फील्ड नीचे एक्ट कर रहा हो, बट अर्थ के फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो इधर एक्ट कर रहा है और बार मैग्नेट का फील्ड इधर एक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो पक्की बात है इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ठीक उतना ही होगा जितना बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। और क्या बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है? मान लीजिए न्यूट्रल पॉइंट आपने एक्सपेरिमेंटली लोकेट कर लिया, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस तो मेजर कर लोगे सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट से, आर। आप जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इस पॉइंट पे आपको बार मैग्नेट का बी इक्वेटोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। जितना बी इक्वेटोरियल होगा उतना ही बी हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं कि मैं इक्वेटोरियल लाइन पे ही मिलेगा? अब विजुअलाइज करके देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है, ज्योग्राफिक। जब सिर्फ साउथ नॉर्थ बोलूंगा तो ज्योग्राफिक, क्योंकि जहां ज्योग्राफिक साउथ है वहां मैग्नेटिक नॉर्थ है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी, कहां जाके एंटर करेंगी? साउथ पोल में। इजंट इट सो? ऐसा ही होना चाहिए। और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। तो इसकी एक्सियल लाइन पे जो बी एक्सियल होगा, अगर मैं यहां पे किसी एक पॉइंट पे बी एक्सियल की डायरेक्शन लूं तो बी एक्सियल की डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट है। पूरी की पूरी एक्सियल लाइन पे बी एक्सियल ऑफ द बार मैग्नेट की डायरेक्शन वही होगी जो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। और बी हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ के सरफेस के पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर चलता है। हालांकि वो हो सकता है हॉरिजॉन्टल ना चल के थोड़ा डिप एंगल बने यहां कुछ, बट हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो देखो बी हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ और बी एक्सियल ड्यू टू बार मैग्नेट सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी होगी कि ये दोनों कैंसिल आउट करें? आंसर इज नो। अब जरा आते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे।
तो बेटा बी हॉरिजॉन्टल की बात, तो बी हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये इस डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा हमेशा, बी हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ से सॉरी ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। लेकिन बार मैग्नेट का फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट होता है, एम वेक्टर के ऑपोजिट होता है किसी भी डायपोल का फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड ले हम, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, या मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन यहां इधर होनी चाहिए कि नहीं, हर पॉइंट पे इधर होगी, बट हर पॉइंट पे दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पे बी इक्वेटोरियल और बी हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे, तभी तो ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट बना। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करे, तो फॉर श्योर बी हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू बी इक्वेटोरियल ऑफ द बार मैग्नेट, एंड दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डायपोल मोमेंट अपॉन आर का क्यूब। प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो इसको। मैंने पहले ही कहा था अगर डायपोल मोमेंट आपको पता है, अगर m की वैल्यू पता है, r तो आपने एक्सपेरिमेंटली लोकेट किया, न्यूट्रल पॉइंट लोकेट किया, बस उसका डिस्टेंस मेजर कर लिया, m की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। और ये भी पहले ही बता दिया मैंने कि जब बार मैग्नेट को इस तरह से रखोगे कि इसका नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करे और साउथ ज्योग्राफिक साउथ को, ज्योग्राफिक, उस सिचुएशन में पक्की बात है जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। हाँ, अगर r डिस्टेंस राइट साइड पे आ रहा है तो फॉर श्योर r डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे भी ऐसा ही हो रहा होगा। यहां पे भी एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, वहां पे भी, दोनों साइड्स पे इस बार मैग्नेट का फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और अर्थ का फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हर एक पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कह सके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन और बार मैग्नेट के बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हैं, बट हर पॉइंट पे बराबर नहीं है। किसी एक पॉइंट पे ये दोनों बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहां पे भी बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन तो सेम है, बट ये ज्यादा होगा। जैसे दूर चलते जाओगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। एक स्टेज आएगी बी इक्वेटोरियल और बी हॉरिजॉन्टल दोनों न्यूमेरिकली भी बराबर हो गए, तो यही पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है। बस पॉइंट लोकेट किया, आर मिल गया, एम पहले से पता था, हमने सीधा कह दिया बी हॉरिजॉन्टल ड्यू टू अर्थ इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, राइट। अब डेल्टा आप मेजर कर सकते हैं डिप एंगल विद द हेल्प ऑफ डिप सर्कल, नहीं तो मैंने अभी बताया आप कंपास को यूज करके भी डिप सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब सपोज आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाती है, आप जानते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए डेल्टा मिल गया और बी हॉरिजॉन्टल मिल गया, तो बी वर्टिकल भी मिल जाएगा। और एक बार बी वर्टिकल मिल जाए तो हम जानते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड बी जो है दैट इज रूट ऑफ बी वर्टिकल स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है, या बी वर्टिकल इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा एंड बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। तो ये फॉर्मूला इनमें से कोई भी यूज करके हमें नेट बी की वैल्यू मिल सकती है। अगर आपको एक बार बी हॉरिजॉन्टल मिल गया, साथ ही साथ डिप एंगल डेल्टा मिल गया, तो यहीं से बी मिल जाएगा। बी वर्टिकल भी मिल सकता है, कुछ भी आपको मिल सकता है, राइट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बात आपको समझ आ गई। हां, अगर इस बार मैग्नेट को इस तरह से रखा जाता, ये जो रेड कलर से मैंने शो किया ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसी तरफ चल रही होगी। मैं फिर से यही केस लेता हूं, ऊपर ज्योग्राफिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ, नीचे ज्योग्राफिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर चल रही है। कंपास जो डायरेक्शन आपको बता रही है नॉर्थ साउथ। पहले भी हमने बार मैग्नेट का एक्सिस इसके अलोंग रखा, अब फिर से बार मैग्नेट का एक्सिस इसके अलोंग रखेंगे, बट साउथ पोल नॉर्थ की जगह और नॉर्थ साउथ की जगह, साउथ यहां पर और नॉर्थ यहां पे अगर हम रखें, मतलब अब इसकी डायपोल मोमेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट एक्ट कर रही है। इस तरह से इसको प्लेस करें कि इसकी जो डायपोल मोमेंट है एम वेक्टर वो इस तरह से एक्ट कर रही है अर्थ के फील्ड के ऑपोजिट। मतलब बार मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, बार मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है। पहले क्या था, बार मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा था, ठीक है।
अब की बार बेटा जो न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेंगे, अब फिर से मिलेंगे, लेकिन अब की बार वो इक्वेटोरियल लाइन पे ना मिलके एक्सियल लाइन पे मिलेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए बेटा, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहां जाके एंटर करेंगी? साउथ में एंटर करेंगी। और अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करूं तो इक्वेटोरियल लाइन के हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट, मतलब ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ गया हमारा बी इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, बार मैग्नेट का बी इक्वेटोरियल। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, जो मैंने बार बार डिस्कस किया, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ चलता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अब की बार क्या होगा? इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड एड अप होंगे, जैसे पहले एक्सियल लाइन पे दोनों एड अप हो रहे थे। और एक्सियल लाइन की बात करें, एक्सियल लाइन पे हर एक पॉइंट पे बी हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ, जो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसकी डायरेक्शन तो हमेशा ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर होगी। बट बार मैग्नेट का जो बी एक्सियल है उसकी डायरेक्शन होती है पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, अलोंग द डायपोल मोमेंट। पहले डायपोल मोमेंट इधर थी तो ये भी इधर था बी एक्सियल, लेकिन अब एम वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो पक्की बात है बी एक्सियल की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स होगी। यस और नो? हाँ, हर एक पॉइंट पे बी एक्सियल की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगी। कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे दोनों बैलेंस आउट करेंगे और वही पॉइंट क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट। तो हमें क्या करना है? बस बार मैग्नेट रखना है। पहले जैसे हम इक्वेटोरियल लाइन पे आगे बढ़ रहे थे, अब कंपास लेके हम एक्सियल लाइन पे आगे बढ़ेंगे, न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करेंगे। कौन सा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है? जहां कंपास को ऐसे रखूं तो ऐसे रेस्ट करे, ऐसे रखूं तो ऐसे रेस्ट करे, ऐसे रखूं तो ऐसे रेस्ट करे। जिस डायरेक्शन में रखूं उसी डायरेक्शन में कंपास अगर रेस्ट करे, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। फॉर श्योर यहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बी एक्सियल ड्यू टू बार मैग्नेट कैंसल आउट हो रहे होंगे। तो बी एक्सियल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है। जैसे ये पॉइंट हमें मिला, हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। तो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी एक्सियल का μ0/4π ट्वाइस m/r³। इसके डबल, उतना ही डिस्टेंस अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे जा रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस अगर आप एक्सियल लाइन पे जा रहे हैं, तो एक्सियल लाइन पे फील्ड की स्ट्रेंथ डबल होगी। तो फॉर श्योर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू बी एक्सियल ड्यू टू बार मैग्नेट एंड दैट इज μ0/4π ट्वाइस m/r³। देखिए m आपको पहले से पता होगा, बार मैग्नेट की डायपोल मोमेंट, r आपने एक्सपेरिमेंटली लोकेट किया, तो यहां वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको बी हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। और बी हॉरिजॉन्टल मिल गया, डिप सर्कल से आप डेल्टा डिटरमिन करें और बाकी बी वर्टिकल और नेट बी की वैल्यू आपको इन फॉर्मूले को यूज करके मिल ही जाएगी, राइट? तो याद रहेगा क्या करना है? न्यूट्रल पॉइंट लोकेट करने हैं। सबसे पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता करो। कैसे पता चलेगा? कंपास की हेल्प से। फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसी डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट रखो जिसका नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ को ही पॉइंट कर रहे हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अगर उल्टा रख देते हो जैसे यहां रखा, तो एक्सियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ये पहले से पता है, बस पॉइंट लोकेट करना है एक्सपेरिमेंटली। कैसे करना है? वहां कंपास रखेंगे, जिस डायरेक्शन में रखेंगे वहीं रेस्ट करेगी। इसकी कोई पर्टिकुलर टेंडेंसी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करे। तो उस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है बहुत आसानी से फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। जैसे वो डिस्टेंस मिल गया तो इस केस में बी हॉरिजॉन्टल बी इक्वेटोरियल के इक्वल होगा, उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है। और इस केस में बी हॉरिजॉन्टल बी एक्सियल के इक्वल होगा, उसका भी फॉर्मूला है। तो इस तरह से बी हॉरिजॉन्टल मिलेगा, डिप सर्कल से डेल्टा मिलेगा, फिर ये सारी वैल्यूज आपको मिल सकती हैं, राइट? सो इंपॉर्टेंट सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट्स नहीं है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां किया क्या। इसमें बार मैग्नेट के फील्ड का कंसेप्ट आ रहा है, अर्थ के फील्ड का कंसेप्ट आ रहा है, डिप एंगल का कंसेप्ट, सारी चीजें यहां पे अप्लाई हो रही हैं। दिस इज द एप्लीकेशन। अब मैं आपसे बेटा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या कहता है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है? तो आप भी रीड कर सकते हैं साथ साथ में। A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along magnetic north-south direction। एक शॉर्ट बार मैग्नेट को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, इस तरह से रखा कि उसका जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के होगा। मैग्नेटिक डायरेक्शन, ज्योग्राफिक नहीं। प्रैक्टिकली क्या होता है, आप बताया था ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस इंक्लाइंड होते हैं। बट मैंने अभी क्या कहा था, ये डायरेक्शन आपने कैसे डिटरमिन करनी है?
कंपस रख के, तो कंपस तो अपने आप को मैग्नेटिक डायरेक्शन के अलॉन्ग अलाइन करेगी ना, मैग्नेटिक एक्सिस के अलॉन्ग या मैग्नेटिक मेरिडियन कह लीजिए। सो अगर कंपस मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। तो बार मैग्नेट को आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा विद इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। अब ये नहीं क्वेश्चन में बताया कि ओरिएंटेशन ये वाली है कि ये वाली है, कि बार मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ किसी भी तरह से ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि ओरिएंटेशन ये वाली है या ये वाली, बट पक्की बात है इन दोनों में से कोई एक केस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा गया। नल पॉइंट्स, बेटा न्यूट्रल पॉइंट्स को हम नल पॉइंट्स भी कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज नल पॉइंट्स। तो नल पॉइंट्स कहा जाए या न्यूट्रल पॉइंट्स कहा जाए एक ही बात है। नल पॉइंट्स आर लोकेटेड, they are found on the axis of magnet at 14 centimeter from the center of magnet। तो नल पॉइंट कहां मिले? एक्सिस पे। तो एक्सिस पे नल पॉइंट मिलने वाला केस कौन सा है? ये वाला केस है कि नहीं? यस और नो? तो नल पॉइंट कहां मिल रहे हैं? एक्सिस पे। तो फॉर श्योर मैग्नेट को हमने इस तरह से रखा है कि हमारे बार मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की ओर है, जहां पे कि मैग्नेटिक साउथ ही है। ठीक है, और इस आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे मिला? 14 सेंटीमीटर पे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप इज 0। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.36 गॉस, और डिप एंगल कितना है? 0 cos 0। तो इसका मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल ही है, वो सारा का सारा फील्ड हॉरिजॉन्टल है। डिप एंगल 0 है, मतलब अगर आप डिप सर्कल यूज करेंगे तो डिप सर्कल की कंपास या नीडल ये हॉरिजॉन्टल रहेगी, ये नीचे या ऊपर डिप नहीं करने वाली। ठीक है, तो cos 0 इज 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.36 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला। अगर टेस्ला में लिखना चाहें, अगर गॉस में लिखना है तो आप गॉस में 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई ना करें, बट हम इसको सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे एक आ गया, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। कि जितना डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर आप एक्सियल लाइन पे आए हैं, ठीक उतना ही डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे आते तो बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे कितनी होती? एक कदम आगे, बस जो चीज बता चुका हूं सोचिए। नल पॉइंट यहां मिल रहा है, बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हमें पता है, तो फॉर श्योर बी एक्सियल और बी हॉरिजॉन्टल। अब यहां फॉर्मूला पुट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है और हमें कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं थी, हम इसको अब गॉस में ही रख सकते हैं। इट इज 0.36 गॉस, न्यूमेरिकली ये 0.36 गॉस के इक्वल है, राइट? बी हॉरिजॉन्टल और बी एक्सियल दोनों न्यूमेरिकली 0.36 गॉस के इक्वल है, तभी तो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट बना। इन दोनों फील्ड्स ने कैंसल आउट किया होगा एक दूसरे को, तो मतलब दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, राइट? ओके, अब अगर उतना ही डिस्टेंस आप इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएं तो देखिए बेटा, बी हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ की डायरेक्शन ये है, दिस इज बी हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ। अब जो बी इक्वेटोरियल है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं? कैसे? देखो यहां दिखाया था मैंने, बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन सेम होगी, या वैसे भी कह लो एक्सियल लाइन पे जो फील्ड की डायरेक्शन होती है इक्वेटोरियल लाइन पे उसके ऑपोजिट होती है। तो अब बी इक्वेटोरियल और बी हॉरिजॉन्टल दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो क्या करेंगे? नेट फील्ड के लिए दोनों को ऐड अप कर देंगे, इजंट इट सो? बी हॉरिजॉन्टल तो हमें ऑलरेडी पता है, अब बी इक्वेटोरियल कितना है? देखो उतना ही डिस्टेंस अभी अभी मैंने कहा था, अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे जाएं और उतना ही डिस्टेंस अगर आप एक्सियल लाइन पे जाएं, तो एक्सियल लाइन पे फील्ड की स्ट्रेंथ डबल होती है, या ऐसा कह लो बी इक्वेटोरियल जो है फॉर सेम वैल्यू ऑफ आर शुड बी हाफ बी एक्सियल, दैट मीन्स इट इज हाफ इंटू 0.36 यानी कि 0.18 गॉस होगा बी इक्वेटोरियल, यस और नो? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस पॉइंट P, इसके आगे लिख सकते हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ R, स्मॉल r, ये डिस्टेंस बराबर है, जितना डिस्टेंस यहां उतने ही डिस्टेंस पे हम यहां आए 14 सेंटीमीटर पे। नाउ बी नेट एट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, वो क्या होना चाहिए? वो बी इक्वेटोरियल प्लस बी हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ होना चाहिए। बी इक्वेटोरियल इज 0.18 cos
प्लस बी हॉरिजॉन्टल उतना ही है जितना पहले हमने लिखा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.54 गॉस आना चाहिए कि नहीं। उतना ही डिस्टेंस इस डिस्टेंस पे जहां हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, इतना ही डिस्टेंस अगर इक्वेटोरियल लाइन पे जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट इसलिए क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल और बी एक्सियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हमें पता है 0.36 गॉस, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डिप एंगल 0 है, जो नेट फील्ड है वही बी हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसका मतलब बी एक्सियल भी इतना होगा, और अगर इतना ही डिस्टेंस हम इक्वेटोरियल लाइन पे आगे उतना ही डिस्टेंस, तो बी इक्वेटोरियल हमेशा इक्वेटोरियल फील्ड की वैल्यू हाफ होती है एज कंपेयर टू एक्सियल फील्ड, जब डिस्टेंस बराबर हो सेंटर ऑफ द डायपोल से। तो पक्की बात है बी इक्वेटोरियल क्या होगा 0.18 गॉस। और अगर एक्सियल लाइन पे दोनों फील्ड्स ऑपोजिट है, बी एक्सियल और बी हॉरिजॉन्टल, तो इक्वेटोरियल पे दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बिकॉज बी इक्वेटोरियल हमेशा बी एक्सियल के ऑपोजिट एक्ट करता है। एक्सियल फील्ड की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ डायपोल मोमेंट होती है, और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों को हमने एड अप किया, तो नेट फील्ड की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज 0.54 गॉस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया, इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13 is turned around by 180 degree, where will the new null points be located? अब क्वेश्चन में कहा इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो। जैसे 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 14 में, ये सिचुएशन आ गई। अब पूछा वेयर विल द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर 180 डिग्री से रोटेट किया, पहले एक्सियल लाइन पे थे तो अब कहां आने चाहिए, इक्वेटोरियल लाइन पे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। अब न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेंगे हमें, इक्वेटोरियल लाइन पे। नंबर 1 कितने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे। देखो बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, पिछले केस में बी एक्सियल भी उतना ही था। अब हम क्या चाहते हैं, अगर इतना ही डिस्टेंस आएंगे तो बी इक्वेटोरियल की वैल्यू हाफ आ रही है उसके, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमें ऐसा पॉइंट चाहिए इक्वेटोरियल लाइन पे जहां बी इक्वेटोरियल भी किसके बराबर हो, 0.36 गॉस, इजंट इट। ये तो 0.36 गॉस है ही, तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे बी इक्वेटोरियल की वैल्यू भी कितनी हो, 0.36 गॉस। इतना तो हम पहले से जानते हैं, समझ चुके हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, बस ढूंढना क्या है, कितने डिस्टेंस पे होगा। तो मान लीजिए अब की बार इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उसको मैं नाम दे देता हूं आर डैश। पहले डिस्टेंस कितना था आर, उसकी वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब नया डिस्टेंस कितना होगा आर डैश। कॉमन सेंस की बात है, आर डैश आर से कम होगा, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस अगर हम चले गए इक्वेटोरियल लाइन पे तो फील्ड की स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। अगर बी इक्वेटोरियल अब हाफ हुआ, 0.18 गॉस हुआ, जैसे पिछले केस में हमने डिस्कस किया था, दोनों कैंसिल आउट थोड़ी कर पाएंगे, तो ये पॉइंट थोड़ा करीब होगा इसके मुकाबले में, 14 से कम आना चाहिए उसका डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, जब हमने कह दिया ये यहां पे इतना ही है, तो अब हम ये कह रहे हैं बी इक्वेटोरियल इन दिस केस इज इक्वल टू बी एक्सियल, न्यूमेरिकली बी एक्सियल के इक्वल होगा प्रीवियस केस के, यस और नो। बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बेटा आप जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, बट आर की जगह क्या आएगा आर डैश, ठीक है। आर तो 14 है, आर डैश ही हमें डिटरमिन करना है। तो बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब, ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब के एनालॉगस। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, एम और एम कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या, 1 अपॉन आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो यहां से अगर मैं ये कैलकुलेशन यहां पे ले आऊं, तो ये कैलकुलेशन क्या कहती है, आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड्स का, आर क्यूब अपॉन 2, मतलब ये हो गया कि आर डैश इज इक्वल टू, दोनों साइड्स का क्यूब रूट लो, दैट इज आर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, राइट। और अगर आप इसकी वैल्यू यहां पुट करके देखें तो बेटा ये क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू आती है 1.26, तो इट इज 14 अपॉन 1.26। और अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आर डैश की वैल्यू बेटा आपके लिए निकल के आ जाएगी 11.1 सेंटीमीटर, 11.1 सेंटीमीटर।
सो पूछा था अब नल पॉइंट कहां मिलेंगे, अब नल पॉइंट मिलेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 11.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5.25 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल पर टेस्ला। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ गलती से 10 टू द पावर -5 लिख दिया, इट इज 10 टू द पावर -2 जूल पर टेस्ला। तो एक बार मैग्नेट है जिसकी डायपोल मोमेंट कितनी है, 5.25 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल पर टेस्ला। अब आपसे ये कहा गया, इट इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। इसको इस तरह से रखा गया कि इसका एक्सिस परपेंडिकुलर है टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। पिछले दोनों केसेस में जब हमने न्यूट्रल पॉइंट लोकेट किए थे तो बार मैग्नेट का एक्सिस अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल था या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल था। एक्सिस को कहेंगे तो पैरेलल, डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हो सकती है। एक बार ऐसे रखा था, एक बार ऐसे रखा था, ठीक है। लेकिन अब इसको ऐसे रखना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगेन मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.42 गॉस। सो क्वेश्चन में गिवन है ये चीज 0.42 गॉस। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन दैट प्लेस इज गिवन टू बी 0.42 गॉस। अब आपसे पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट पार्ट में ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल लाइन, और सेकेंड पार्ट में ऑन द एक्सिस, ठीक है। दो पार्ट्स हैं, एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे, एक बार एक्सियल लाइन पे। एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जहां पे द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द अर्थ्स फील्ड। हमें ऐसा पॉइंट लोकेट करना है, एक बार एक्सियल लाइन पे, एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे, जहां पे नेट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड, नेट फील्ड, रिजल्टेंट किस किस का होगा बेटा, एक तो दो ही सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के, एक अर्थ और एक बार मैग्नेट। एक बार इस लाइन पे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट हमें लोकेट करना है जहां पे नेट फील्ड जो है, नेट फील्ड अर्थ का फील्ड और इस बार मैग्नेट के फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो अर्थ के फील्ड के साथ एंगल 45 डिग्री बना रहा है, राइट। चलिए डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे। लेट अस से दैट पॉइंट इज P, जहां पे गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड लेट अस से P पॉइंट lies at a distance r from the center of this bar magnet। इस पॉइंट पे कंडीशन क्या थी, रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट किस किस का, बी हॉरिजॉन्टल का और बी ड्यू टू बार मैग्नेट। अब बी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन तो यही होगी, बी हॉरिजॉन्टल, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। अब बार मैग्नेट का जो फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन पे, ये एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट एक्ट करता है, ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट, तो फॉर श्योर ये इधर एक्ट करना चाहिए, बी इक्वेटोरियल, यस और नो। तो बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन पे, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन हो या मैग्नेटिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन हो, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट होगी। वैसे भी यहाँ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, इधर एंटर करती हैं, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये। तो ये बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन है, ये बी हॉरिजॉन्टल यानी कि अर्थ के फील्ड की डायरेक्शन है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूं तो ये इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी आना चाहिए, यस और नो। सो इसको मैं नाम दे देता हूं बी नेट, बी नेट। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, इजंट इट सो, यस और नो, ओके। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। अगर ये साइड बी इक्वेटोरियल है तो फॉर श्योर ये साइड, इसकी लेंथ भी किसके इक्वल होनी चाहिए, बी इक्वेटोरियल के इक्वल होनी चाहिए। और एंगल तो 90 है ही। ये पैरेललोग्राम खास तरह का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या अब तो स्क्वायर बन गया, कैसे अभी बताता हूँ। तो फॉर श्योर अगर ये एंगल 45 डिग्री है, सो tan 45 डिग्री should be equal to B equatorial upon B horizontal due to earth, yes or no? What is tan 45? 1 is B equatorial upon B horizontal. That simply means B horizontal due to earth is equal to B equatorial. दोनों फील्ड बराबर होंगे। जब न्यूट्रल पॉइंट लोकेट कर रहे थे तब भी बराबर आ रहे थे, बट तब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो कैंसिल आउट हो गए। अब दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वैसे भी
दो इक्वल वेक्टर्स अगर वो न्यूमेरिकली इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक्ट करता है। देखो इन दोनों में एंगल 90 है तो इनका रिजल्टेंट 45 पे एक्ट कर रहा है। पक्की बात है ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी रिजल्टेंट 45 डिग्री पे एक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू बी इक्वेटोरियल। तो बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.42 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्या बी इक्वेटोरियल के लिए कोई रिलेशन हमारे पास है? यस, μ0/4 पाई m अपॉन आर क्यूब और नॉट। यस और नो? m हमारे पास है, μ0/4 पाई की वैल्यू हमें पता है। क्या अब हम r की वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं? दैट सिंपली मीन्स r क्यूब इज इक्वल टू μ0/4 पाई की वैल्यू बेटा होगी 10⁻⁻7। डायपोल मोमेंट की वैल्यू है 5.25 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 0.42 इंटू 10⁻⁻4। इसको बस आपने सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे इसका आपको लेना है क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लेंगे आपको लॉगरिथम बता चुका हूँ। लॉगरिथम को आप यूज़ कीजिए इसका क्यूब रूट डिटर्मिन करने के लिए। अदरवाइज हम बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मैथमेटिकल टूल्स आपको अच्छे से पढ़ाएं। अगर नहीं क्लियर है, किसी को लॉगरिथम रिवाइज करना है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो अलग से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो एनीवे इसका सॉल्यूशन अब मैं डायरेक्टली उठा रहा हूँ। जब इसको सॉल्व किया गया तो फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर या फिर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी? रिजल्टेंट फील्ड इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है, बार मैग्नेट उसके परपेंडिकुलर रखा है, इसका एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, तो इसका एक्सियल लाइन पे फील्ड उसके ऑपोजिट होगा डायपोल मोमेंट के, बी इक्वेटोरियल ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो tan 45 बी इक्वेटोरियल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल हुआ, क्योंकि एंगल तो 90 है ही है। इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे भी 90 है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी 90 होगा, ठीक है। सो वहाँ से पता चला जी बी इक्वेटोरियल और बी हॉरिजॉन्टल बराबर है, क्योंकि tan 45 1 होता है। बस फॉर्मूला यूज़ कर दिया, m पता था, b हॉरिजॉन्टल की वैल्यू पता थी, r को डिटरमिन करना हमें। सिंपल है कि नहीं? अगली बार सेम काम हम फिर से करने जा रहे हैं। इनमें से आप चाहें तो इस इक्वेशन को बीच में नंबर 1 मार्क कर दीजिए। हम इसको यूज़ करके थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं भी करेंगे तो भी कर पाएंगे। अब की बार मान लीजिए एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट चूज किया, एक्सियल लाइन पे उस पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ा कम होगा। सपोज ये डिस्टेंस है r डैश। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल है। सपोज दिस पॉइंट इज Q। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड B हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ, वो तो यहीं पे एक्ट कर रहा है, यस और नो, और B एक्सियल ड्यू टू बार मैग्नेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। सो B एक्सियल ड्यू टू बार मैग्नेट, B एक्सियल यहाँ एक्ट करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, इन दोनों में एंगल तो 90 है, एनीवेज ये इसका रिजल्टेंट है, तो ये आ गया बी नेट डैश, या आप इसको बी क्यू और इसको बीपी भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। इस केस में भी सेम कंडीशन, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो ये साइड भी बी एक्सियल के बराबर होनी चाहिए। अगेन इस बार भी tan 45 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है? अब ये आ रहा है बी एक्सियल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। अब tan 45 तो 1 होगा, जब ये 1 होगा तो हम कह सकते हैं बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू बी एक्सियल। ऐसा नो, ऐसा ही होना चाहिए, ओके। अब बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, सेम वैल्यू, बस यहां फॉर्मूला बी एक्सियल का क्या आ जाएगा? ये वही आ गया 0.42 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, दैट इज μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन r डैश का क्यूब। नो, इट इज ट्वाइस m अपॉन, अब डिस्टेंस को भी r डैश लिखती है, ठीक है। जैसे हमने पिछले केस में सॉल्व किया, अब आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे, तो r डैश की वैल्यू आपको मिल सकती है। एक तरीका ये था देखने का, एक तरीका और भी है बेटा। अगर आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लिख दें, ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था बी हॉरिजॉन्टल बी इक्वेटोरियल के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 कह रही है
कि बी हॉरिजॉन्टल बी एक्शियल के इक्वल है, फॉर श्योर बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू बी एक्शियल फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, यस और नो? देखिए जरा, हाँ डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं है, एक्शियल लाइन पे डिस्टेंस अलग होगा, इक्वेटोरियल पे डिस्टेंस अलग होगा। अगर डिस्टेंस सेम होगा फिर कभी भी इक्वल ना होते, फिर तो बी इक्वेटोरियल उसके हाफ है। बट हमने क्या देखा, यहाँ इस पॉइंट पे बी इक्वेटोरियल बी हॉरिजॉन्टल के बराबर है, इस पॉइंट पे बी एक्शियल बी हॉरिजॉन्टल के बराबर है। मतलब इस पॉइंट का बी इक्वेटोरियल और पॉइंट क्यू का आप लिख सकते हैं बी इक्वेटोरियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू बी एक्शियल एट पॉइंट क्यू, राइट। अब आप बेटा यहां से देखो, बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आपके पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये स्मार्ट वर्क है, m अपॉन आर का क्यूब इज इक्वल टू बी एक्शियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन आर डैश का क्यूब, यस और नो? ये कैंसिल आउट हो गया, ये m कैंसिल आउट हो गया। अगेन अब यहां पे देखो, अगर रेसिप्रोकल ले लेते हो दोनों साइड्स के, तो ये कैलकुलेशन मैं यहां ले आता हूं। तो आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब अपॉन 3, दैट सिंपली मीन्स दोनों साइड्स के क्यूब रूट ले लो, आर इज इक्वल टू आर डैश अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, दैट सिंपली मीन्स आर डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू आर। और आर की वैल्यू हम ऑलरेडी डिटर्मिन कर चुके हैं 5 सेंटीमीटर, एंड क्यूब रूट ऑफ 3 की वैल्यू आप डिटर्मिन कर सकते हैं। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है कम्स आउट टू बी 6.3 सेंटीमीटर, राइट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। तो आज मैंने ये 3 क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कस किए, न्यूट्रल पॉइंट्स का कंसेप्ट डिस्कस किया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और वो टर्म्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद बचेगा नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो इस साल तो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, बट मैं शॉर्टकट में आप लोगों से वो ज़रूर डिस्कस करूँगा। फिर हम बढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट रहता तो आप दोबारा मुझे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।